नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिलेबस के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस जो आईएएस, पीसीएस या अन्य सर्विसेज में लोग भर्ती होते हैं उसका पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में। जो भी यूपीएससी की तैयारी करने की कोशिश करता है या तैयारी करने की वो अपना मन बनाता है तो सबसे पहले आता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यूपीएससी हर साल अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को अपडेट करती है। उसमें क्या कुछ चीजें हटाती है, कुछ जोड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत यूपीएससी की तैयारी करने वाले 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे, उतनी ही परीक्षा में आपको आसानी होगी। लेकिन यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो पूछा जाता है वो पढ़ना है। उसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, हर नैतिक शिक्षा है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है, जो जरूरी है, वो आपको उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, जो भी छात्र हैं, जिनको भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, सबसे पहला काम है कि हम उस विषय वस्तु के बारे में जानें जो यूपीएससी हमसे पूछना चाहता है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित किया जाती है। हर साल इसकी परीक्षा होती है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सीसेट, जिसमें रीजनिंग, मैथ, कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जो उसको पार कर लेता है, फिर उसके बाद मेंस परीक्षा होती है जिसमें 9 पेपर होते हैं, जिसमें निबंध होता है, जो आपकी भाषा है, जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनके, उसमें भी कोई जो भाषा आप लेना चाहें। एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है जिसके 2 पेपर होते हैं, निबंध होता है और 4 जीएस के पेपर होते हैं। वैकल्पिक प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जिसको आपकी अभिरुचि के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्ट हो, जो आपको ज़्यादा, जिस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी हो, और सब स्नातक विषय होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के भी चांसेस रहते हैं। ऐसे होता है, उसमें अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। जीएस के और जो 4 पेपर हैं इसमें भी वो वैकल्पिक प्रश्न पत्र आपको मदद करता है, और उसके बाद एक अंग्रेजी का पेपर होता है। तो इस तरह मिला के कुल 9 पेपर होते हैं। तो आज हम लोग यूपीएससी सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। यूपीएससी सिलेबस उन विषयों का संपूर्ण विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है जिससे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों परीक्षाओं के लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यह एक आईएएस अधिकारी बनने की राह में यह दिशा सूचक का काम करता है। आपके मन में आईएएस बनने की यूपीएससी सिलेबस से कई सवाल जुड़े होते हैं, जैसे यूपीएससी सिलेबस में कौन कौन से विषय होते हैं, यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस और यूपीएससी मेन सिलेबस में क्या अंतर होता है, क्या आईएएस का सिलेबस हर साल बदलता है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते रहते हैं। यूपीएससी सिलेबस पाठ्यक्रम हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी अधिसूचना पीडीएफ के साथ जारी किया जाता है। यूपीएससी पाठ्यक्रम यूपीएससी सीएससी परीक्षा के कवरेज क्षेत्र और प्रश्नों के बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करता है और ये व्यापक दस्तावेज है। यूपीएससी सीएससी के विस्तृत पाठ्यक्रम की सहायता से उम्मीदवार आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से विषय को कितना पढ़ना है और किस विषय को कितना टाइम देना है। साथ ही ये कौन से समाचार पढ़ने हैं, कौन सा लेख पढ़ना है, सूचना कौन सी एकत्रित करनी है, करंट अफेयर्स जो समसामयिकी है, जो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है जिससे आपके विषय में
ज्ञान में सहायता करे। ये जो है पाठ्यक्रम बताता है। विस्तृत यूपीएससी पाठ्यक्रम के लिए पूरा लेख पढ़ें। इसका पीडीएफ लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहां से भी आपको इसको पूरा पीडीएफ आप अपलोड कर देते हैं, ताकि इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी पाठ्यक्रम यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। यह पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आधिकारिक सूचना है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आईएएस पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी सिलेबस के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस जटिल है, इसलिए इसे आसानी से पूरा करना मुश्किल है। हालांकि यही कारण है कि यूपीएससी इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है। इच्छुक छात्रों को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक कदम उठा सकें और विषय की सही जानकारी हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यूपीएस मुख्य परीक्षा वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है। जैसे पहला प्रश्न पत्र निबंध है जो 250 अंकों का होता है। दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन जो 250 अंक का होता है, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृत, विश्व इतिहास और भूगोल होता है। तृतीय प्रश्न है सामान्य अध्ययन 2 पेपर, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रश्न पत्र नंबर 4 सामान्य अध्ययन 3 प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में इसमें पूछा जाता है। ये 250 अंक का होता है। प्रश्न पत्र 5 सामान्य अध्ययन 3 ये नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, इसको इथिक्स के नाम से भी जानते हैं लोग, ये भी 250 अंक में होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र 6 और 7 वैकल्पिक प्रश्न पत्र होते हैं, जिनके पेपर 1 पेपर 2 होता है, ये भी 250 अंक का होता है। उसके बाद प्रश्न पत्र का क्वालिफाइंग होता है अंग्रेजी भाषा में, ये 300 का अंक होता है। और प्रश्न का क्वालिफाइंग हिंदी या संविधान की 8वीं सूची में शामिल कोई भी भाषा जो 300 अंकों का होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। 750 अंक का ये परीक्षाएं होती हैं। और व्यक्तिगत आपका जो व्यक्तिगत विश्लेषण होता है, जो इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके व्यक्तित्व के बारे में कैसे आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसमें जांच परख होती है, तो ये 275 अंकों का होता है। कुल जो है 2025 अंक का होता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको सिर्फ पास मार्किंग अगर नंबर ला रहे हैं तो भी आप ये उसमें जुड़ता भी नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, इसको 2 पेपरों में विभाजित किया जाता है। एक होता है सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2। सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो जीएस का पेपर होता है, उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस के सामान्य अध्ययन में के एक में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स आधारित कार्यक्रम शामिल होते हैं। यूपी सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 पाठ्यक्रम लिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पाठ्यक्रम 1 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे इस साल रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, या उसमें नेटो कैसे भूमिका अदा कर रहा है, या चीन और ताइवान का क्या चल रहा है। उसके अलावा भारत पाकिस्तान या भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में, किसी भी समय जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, देश के अंदर जो नई नई चीजें हो रही हैं, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, उसके बारे में। इसके अलावा भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार के मुद्दे, इस पे प्रश्न आएगा। आर्थिक और सामाजिक सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्याइकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल,
इसमें इससे संबंधित प्रश्न और पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, एनवायरमेंट के बारे में, और साइंस एंड टेक, जैव विविधता, इसके जिसमें इसे विशेष विशेषता की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो 12वीं या 10वीं 12वीं तक के जो संबंधित सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सामान्य पेपर 1 में जो सामान्य अध्ययन होता है उसमें जीएस में पूछा जाता है, और सीसेट यूपीएससी पाठ्यक्रम जीएस 2, यूपीएससी सीएससी के सामान्य अध्ययन टूर में सीसेट सिविल सेवा योग्यता परीक्षा पेपर के रूप में भी जाने जाते हैं। यह पेपर पहली बार 2011 में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवार योग्यता, विश्लेषण कौशल, तर्क क्षमता का आकलन करने के लिए यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा का हिस्सा बनाया गया था। इस पेपर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को न्यूनतम 33% अंक लाना होता। मतलब 200 नंबर का पेपर है तो 66 अगर अंक आ रहे हैं तो आप उसको, ये भी क्वालिफाइंग होता है। इससे मेरिट नहीं बनेगी, इसमें आप पास हो जाएंगे और जीएस पेपर में आपकी मेरिट के हिसाब से आपका आगे का रिजल्ट घोषित होगा। सीसेट में है जैसे संचार कौशल, साहित्य, पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी संख्यात्मक संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम के क्रम आदि। कक्षा 10 तक की जो डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्त आदि। एक अच्छा हाई स्कूल तक की जो मैथ होती है उससे प्रश्न लिया जाता है। उसके बाद पैराग्राफ होंगे, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। कई सारे विश्लेषण क्षमता जो है आपकी इससे आकी जाती है। जब इसको आप ये प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद इसको पास करेंगे, मेरिट में आएंगे, फिर उसके बाद आप मेंस में जाएंगे। तो यूपीएससी जो मेंस पाठ्यक्रम होता है इसमें 9 पेपर होते हैं। यूपीएससी के पाठ्यक्रम में 9 पारंपरिक सैद्धांतिक पेपर होते हैं। हर पेपर का अपना महत्व होता है। यूपीएससी सीएससी परीक्षा मुख्य परीक्षा और उसके उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के ज्ञान स्मृति का परीक्षण करने के बजाय उम्मीदवार की समृद्ध भौतिक क्षमता और समझ के स्तर का आकलन करना होता है। मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम का नीचे विस्तृत वर्णन किया है। इन प्रश्नों का उद्देश्य गंभीर गद्य को पढ़ने और समझने के साथ साथ प्रारंभिक भारतीय और अंग्रेजी भाषा में अंतर स्पष्ट और सटीक तरीके से विचारों का व्यक्त करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन करना। इन पेपरों से प्राप्त अंकों का उपयोग रैंक निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाए। ये पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 25% अंक लाना होता है। ये जो हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होगा, या जो अंग्रेजी और जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं जो शामिल की गई हैं, उनमें जो पेपर होगा उसमें 25% अंक क्वालिफाइंग होता है। और इसमें क्या पूछा, इसमें भारतीय भाषा के पेपर मुख्य विषयों को शामिल किया गया है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, संक्षेपण, सटीक लेखन, शब्द प्रयोग, शब्द भंडारण, शब्दावली, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। ये इसी के बारे में इन भाषाओं में पूछा जाता है। इसमें वो सारी भाषाएं हैं जिनमें आप परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें ये 22 भाषाएं हैं कुल, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी पर्शियन, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब भाषाएं हैं। और इनकी जो लेखन पद्धति है, जैसे तेलुगु में तेलुगु है, जैसे मैथिली, डोगरी में, बोडो में देवनागरी है। तो इन भाषाओं में और इस लिपि में आप वो परीक्षा दे सकते हैं जो आपसे जो भाषा का पेपर होगा। और एक अंग्रेजी है, वो तो आपको देना ही है। यूपीएससी पाठ्यक्रम अंग्रेजी पेपर में यूपीएससी सिलेबस में से इंग्लिश पेपर, अंग्रेजी का पेपर भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, संक्षेपण, सटीक लेखन, शब्द प्रयोग, शब्द भंडारण, शब्दावली और एक लघु निबंध पूछा जाता है। ये भी 10 हाई स्कूल 10वीं तक का जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं
उसी से संबंधित, उसी के समकक्ष ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध पेपर, एक पेपर निबंध का होता है, इसमें 2 खंड होंगे और एक एक खंड में 4-4 क्वेश्चन, 4-4 निबंध विषयों पर निबंध होगा और हर खंड से एक विषय, एक सब्जेक्ट पे आपको लिखना है और 125 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो 2 ऐसे लिखने हैं, वो ऐसे सामाजिक मुद्दों पे, पर्यावरण पे, जनसंख्या पे, किसी भी संबंधित पे निबंध पूछा जा सकता है और उसको आपको विस्तृत रूप से लिखना होता है। तो ये 250 अंक होता है। उसके बाद होता है पेपर 2 और सामान्य अध्ययन पेपर 1। इसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 में मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, भारतीय विरासत और संस्कृत शामिल है। सामान्य अध्ययन के पेपर में पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 1, जीएस पेपर 1 में भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे, जिसके बारे में प्रश्न होगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसका क्या योगदान रहा, देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उनका क्या योगदान रहा उससे संबंधित, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी क्या योगदान रहा, उनका व्यक्तित्व के बारे में और उससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में। उसके बाद 18वीं शताब्दी से मध्य से लेकर वर्तमान समय का आधुनिक इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्तित्व के विषय में। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी तथा बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवाद आदि शामिल होंगे। इनके रूप और समाज पर इनका क्या प्रभाव है, इसके बारे में। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, भारतीय समाज के मुख्य विकासें, भारत की विविधता, हमारी देश की जो विविधता, हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपनी लोक कला है, उसके बारे में। महिलाओं की भूमिका, महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास विषय, शहरीकरण और उसकी समस्याएं, उसका क्या निराकरण हो, इसके बारे में संबंधित प्रश्न। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता, जल स्रोत, हिमावतरण, वर्ण सहित और वनस्पति तथा प्राणी जगत में वर्तमान और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए भारत सहित विश्व विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। तो ये सब सारे जो विषय हैं, ये सब आपसे प्रथम जो जीएस का पहला पेपर होगा उसमें पूछा जाएगा, जिसमें समाज शास्त्र या सोशोलॉजी, भूगोल और इतिहास और जैव विविधता, भौगोलिक घटनाएं और आपदा प्रबंध, मतलब जो आपदाएं आती हैं उसके बारे में आपसे इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य पेपर 3 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 मुख्यतः जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित, संविधान, शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इससे पूछा जाता है। इसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, हमारा संविधान कैसे बना और इसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा, कौन सी चीज जो शामिल किया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो भी हमारी शासन व्यवस्था है उसके बारे में इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद संघ राज्यों के कार्य का उत्तरदायी संघीय ढांचे संबंधित विषय और चुनौतियां,
स्थानीय स्तर पर शक्तियों का और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। मतलब आपको ग्राम पंचायत से लेके और संसद की जो कार्यप्रणाली है वो पूरा इसमें शामिल होगा। संसद और राज्य विधायिका, भारतीय संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। उसके बाद विधानसभा, राज्यपाल या विधान परिषद, उसका कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और उससे उत्पन्न होने वाले विषय। इसके अलावा विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का प्रतिकरण, विवाद निर्धारण तंत्र एवं संस्थान। जो हमारी शासन पद्धति है उसके जो विभिन्न घटक हैं उनमें कैसे शक्तियों का वितरण किया गया है, और उनमें अगर विवाद होता है तो उसका कैसे समाधान किया जाता है, इसके बारे में। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अन्य देशों से क्या तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायी। संवैधानिक पद मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इलेक्शन कमीशन, कैग, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, ये सब संबंधित जो नियुक्तियां होती हैं, इनकी नियुक्ति कैसी होती है, इनका विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, इनका उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है। संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभाग समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में इनकी भूमिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की कैसी संरचना है। कार्यपालिका में संसद और विधानसभा की क्या संरचना है। मंत्रालयों और विभागों के बारे में, प्रवाह समूह, जो एनजीओज होते हैं या प्रेशर ग्रुप होता है, इसके बारे में, और इसकी शासन में इनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में। तथा केंद्र तथा राज्यों तथा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं, इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा, बेहतरी के लिए संगठित है। जो आदिवासी समुदाय है या जो अल्पसंख्यक है, उसके अलावा SC ST OBC, इनके और इनसे संबंधित जो संस्थान है उनकी कार्य, उनकी शक्तियां, उनके कार्य। जनप्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं, जो हमारे सांसद विधायक चुने जाते हैं, इनके क्या कार्य हैं और इनकी क्या शक्तियां हैं, इनसे संबंधित विषय। गरीब एवं भूख से संबंधित विषय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही की विषय। ई-गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा साधन, अन्य उपाय। हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, उसमें कैसे पारदर्शिता लाए, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, अधिकारियों की जवाबदेही और नेताओं की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए, शासन में ई-गवर्नेंस का प्रयोग कैसे किया जाए, इन सब के बारे में है। नागरिक चार्टर कैसा हो, इस सब के बारे में। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। हमारे लोकतंत्र में जो अधिकारी वर्ग है, IAS PCS, इनकी क्या भूमिका है। भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंध, जैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों से हमारे कैसे संबंध हैं, क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में। उसके अलावा विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, NGO, स्वयं सहायता समूह, जो समितियां होती हैं, सघन सहकारी समितियां, विभिन्न समूहों, संघों, दानकर्ताओं, लोगों, कार्य संस्थागत अनुपक्षों की क्या भूमिका है हमारे समाज के लिए, हमारे देश की राजनीति में, इसके बारे में। उसके अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह में भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे भारत देश की विदेशों में कैसी, देशों के साथ कैसे द्विपक्षीय संबंध हैं, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं। जैसे क्षेत्रीय में है, जैसे एशियन, सार्क, ये सब, G20, G7, नाटो, यूरोपीय यूनियन, UAE, इन सब जो संगठन है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ,
WHO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व संगठन, इन सब जो संगठन हैं इनसे कैसे हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं इसके बारे में, और जो समूह हैं इनसे कैसे भारत की संबंधित हैं और इनको कैसे प्रभावित, इनके हित आपस में कैसे प्रभावित होते हैं इसके बारे में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समूहपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संज्ञा और अतिथि, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनकी क्या संरचना है और ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या प्रभाव है भारत के प्रति और विश्व में, इसके बारे में। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव, प्रवासी भारतीय, इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत से बाहर रह के लोग, भारत मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, उनकी भारत के विकास में और उस देश के विकास में क्या प्रमुख भूमिकाएं हैं, वो कैसे भारत के हितों को प्रभावित करते हैं, और विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत के कैसे संबंध हैं और उनकी नीतियां क्या हैं इसके बारे में। तो ये सब पूरा राजनीतिक पेपर 2 पूरा राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। उसके बाद आता है पेपर 4 सामान्य अध्ययन 3, GS पेपर 3। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, इसमें है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और आपदा प्रबंधन, ये सारे विषय, और अंतरिक्ष सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय होते हैं जो इस तरह है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, इसमें योजना आयोग और भारत की विकास यात्रा कैसी है, नई नई भारत को विकास करने में कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उससे संबंधित, समावेशी विकास और उनसे उत्पन्न विषय, भारत का चौमुखी विकास कैसे हो और सभी तक विकास पहुंचे, मतलब विकास की योजनाएं सभी नागरिकों को उसका लाभ हो, सभी क्षेत्रों में भारत विकास कर सके, इससे उत्पन्न चुनौतियां। उसके अलावा सरकारी बजट, केंद्र सरकार और जो हर साल बजट पेश करती है विकास के लिए, और इकोनॉमी सर्वे, जो भारत की इकोनॉमी सर्वे आता है हर साल कि भारत किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा कर रहा है या कौन सी योजना चालू हो रही है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंधित, और सरकार की जो बजट पेश करती है हर साल उससे संबंधित। मुख्य फसलें, देश में विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या है, उनकी सिंचाई व्यवस्था कैसी है, विभिन्न सिंचाई प्रणाली कैसी है, जैसे कहीं नहरों से सिंचाई हो रही है, कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, कहीं झील और तालाबों से सिंचाई, उनका क्या पैटर्न है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, और कृषि का उत्पादन, उसका भंडारण, उसका विपणन, उसका परिवहन, और उसके अलावा संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, मतलब प्रौद्योगिकी के कैसे किसानों की आय बढ़ाने में या किसानों को कृषि में कैसे प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण का उपयोग किया जाए और उनकी उत्पादन बढ़ाया जाए, इसके बारे में। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, इसमें कृषि से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सरकार उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को कैसे सहायता प्रदान कर रही है। उसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो फसलों पे जो एक मतलब कितने पे वो खरीदा जाएगा, इससे ज़्यादा पे नहीं खरीदा जाए, जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य, सरकारें हर साल उसको लागू करती हैं, उसके बारे में। और जन वितरण प्रणाली, जो
खाद्य सुरक्षा भारत में सभी को, कोई भूखा न रहे और सभी को अन्न उपलब्ध हो, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है हमारे यहाँ, जो हर महीने एक लिमिट के हिसाब से प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो अन्न धान गेहूँ मतलब गेहूँ चावल दालें ये नमक ये सब चीज़ उपलब्ध कराती हैं। तो जन वितरण प्रणाली का क्या उद्देश्य है, ये कार्य कैसी करती है, इसकी सीमाएं और इस पर सुधार कैसे लाया जाए, देश में बफर स्टॉक कैसे रखा जाए कि अन्न की कमी ना हो, और इससे सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी, भारत में पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इससे क्या समस्याएं हैं इसके बारे में, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योग क्षेत्र महत्व स्थान ऊपरी और नीचे की अच्छाएं आपूर्ति और श्रृंखलाबद्ध। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है और इसमें भंडारण की समस्या है और भारत बहुत सारी सब्जियों का उत्पादन करता है और उसका सही देख रेख और सही प्रबंधन, भंडारण का प्रबंधन ना होने के कारण वो खराब हो जाती है। इससे संबंधित विषय, भारत में भूमि सुधार कैसे लागू किया गया उसके बारे में, विदेशी निवेश मॉडल क्या है भारत में, विकास भारत कैसे विकसित हो, भारत का औद्योगिकरण कैसे हो, इसमें क्या विकास मॉडल है इसके बारे में। इसके अलावा उदारीकरण का अर्थव्यवस्था प्रभाव, औद्योगिक नीति परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास प्रभाव। 1992 में आर्थिक उदारीकरण को लागू किया गया सरकार के द्वारा, तो उसमें कैसे औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगों का कैसे विकास हुआ और औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन लाए गए, इस सब के बारे में, और इस अर्थव्यवस्था पे हमारे इसका क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में। बुनियादी ढांचा में ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेल, विमानपत्तन, रेलवे आदि के बारे में इसका कैसे विकास किया जा रहा है और क्या इसमें समस्याएं हैं और कैसे तेजी से इसका विकास किया जाए। विज्ञान और प्रगति, साइंस एंड टेक, विकास और अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव, हमारे रोजमर्रा के जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए और इसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में, इसके बारे में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारतीय की उपलब्धियां, देशात्मक रूप से औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे विकास करना है और जो इससे संबंधित एजेंसियां हैं उनके बारे में कैसे वो नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करके भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार माध्यम, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक क्षमता अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, लोगों को इसको कैसे जानकारी हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में प्रयोग करें। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव। हमारे देश में पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, बहुत भारी समस्या है। इससे संबंधित भी इसमें कौन कौन से कारक हैं और इसका पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसको कैसे रोकथाम किया जाए, इसका कैसे संरक्षण किया जाए पर्यावरण का, इसके बारे में। आपदा और आपदा प्रबंधन, हमारे देश में आए दिन भूकंप, सुनामी, अति वर्षा और सूखा और आगजनी, ये सब समस्याएं हैं और इसका कैसे, इसको आपदा प्रबंधन मतलब इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसको रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है और उसी हिसाब से अनेक राज्यों में उग्रवाद की समस्याएं, नक्सलवाद की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके बीच क्या संबंध है। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्व की भूमिका। भारत इतना बड़ा देश है, इसकी जो आर्थिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी है, इसको कौन सी चीज़ प्रभावित कर रही है, जैसे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला कारोबार है, मादक पदार्थों की तस्करी है,
सीमा पर अवैध व्यापार, अवैध हथियारों की तस्करी, ये सब संबंधित मुद्दे हैं, इनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद संचार नेटवर्क के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, जो आजकल आंतरिक सुरक्षा के चुनौतियों में मीडिया की क्या भूमिका है, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की क्या भूमिका है, जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये भी जो भी संचार माध्यम है, जिससे सूचनाएं ज़्यादा तेजी से फैलती हैं और वो कैसे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती हैं या उसको कैसे अच्छा कर सकती हैं, इसके बारे में। उसके बाद साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन, हवाला कारोबार और इसे कैसे रोका जाए, इन सब के बारे में, मतलब आंतरिक सुरक्षा को कैसे के को बिगाड़ने वाले कौन कौन से कारक हैं और इससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और उनका प्रबंधन। हमारा देश कई सारे देशों से लगी हुई उसकी सीमा है। पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी हमारे देश में दाखिल होते रहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से। उसके बाद बांग्लादेश है, जहाँ से कुछ खुली सीमाएं हैं, कुछ वैसी मतलब भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ से अवैध तरीके से आना जाना होता रहता है और इन्हीं लोगों के आने जाने में बहुत सारा मादक पदार्थों की तस्करी होती है, अवैध असलहों की तस्करी होती है और आतंकवाद और अपराध, संगठित अपराध कैसे के बीच क्या संबंध है, इसको एक ऐसी चुनौती से सब निपटा जाए। और विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिकारी। विभिन्न सुरक्षा बल जैसे सीआरपीएफ, केंद्रीय सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीबीपी, इंडियन भारत तिब्बत पुलिस, असम राइफल, जो भी अर्धसैनिक बल हैं और संस्थाएं हैं, उनके बारे में, उनसे संबंधित विषय, उनके क्या कार्य हैं, उनका कैसे काम करती है भारत की सुरक्षा व्यवस्था में। इसके अलावा पेपर 5 सामान्य अध्ययन, पेपर 4 ये एक तरह से नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता शामिल है। इसमें एक तरह से आप अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करते हैं और जब आप ड्यूटी करते हैं उसमें जिस विभाग में भी आपकी तैनाती होती है उसमें कैसे काम करना है, कैसे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, कैसे आप निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं, सिचुएशन को कोई भी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। एक तरह से पूरा नैतिक शिक्षा, इसको एथिक्स के नाम से भी बोला जाता है। निहित तथा मानवीय संबंध, मानवीय क्रियाकलापों के निहित का सार्थत्व, उसके निर्धारक और परिणाम, निहित के आयाम, नीति और सार्वजनिक संबंधों में निहित माननीय मूल, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन, उनके उद्देश्यों से शिक्षा मूल विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। इसमें हमारे जो महान नेता हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, प्रशासक हुए हैं, उनके जीवन से हमको क्या शिक्षा मिलती है। बहुत सारे फिलोसफर हैं जो जिनके विचारों को उसमें बताया जाता है, उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है। उसके अलावा लोगों के अंदर कौन से मूल विकसित होते हैं, उसमें परिवार, समाज और शैक्षणिक शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में संबंधित प्रश्न होता है। उसके बाद अभिवृत्त सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण में परिक्षेप, परिप्रेक्ष्य के इसका क्या प्रभाव संबंध है, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। आप कैसे अपने पद पे रहते हुए किसी भी अपनी राजनीतिक अभिरुचि के हिसाब से, सामाजिक प्रभाव से और उसकी धारणा से बिना प्रभावित हुए कैसे अपने पद पे रहते हुए काम करते हैं, इसके बारे में। इसके अलावा सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा मूल, सत्यनिष्ठा, व्यवहार तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, साध्वी सेवा, कर्तव्य, समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, संहिता एवं संवेदना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा भारत में समाज अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में इनके
उपयोग और अनुप्रयोग क्या है, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों के योगदान, भारत के जो महान विचारक हुए हैं और जो विश्व के महान विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु, या भारत में महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनके क्या विचार रहे हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। लोक प्रशासन, लोक सिविल सेवा, मूल तथा निजी स्थित तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसमें स्थिति और क्या समस्याएं होंगी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकारी सूचना में आदान पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित किया है, सूचना का अधिकार होगा, नीति परक आचार संहिता क्या होगी, आचार संहिता, नागरिक घोषणापत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने वाले गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती, इस सबके संबंधित प्रश्न होंगे। तो ये एक तरह से, और उसके उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है कि आपसे उस विषय के बारे में पूछा जाएगा, जैसे मान लो कोई आप कहीं के कलेक्टर हैं, या कहीं आप SDM हैं, या आप CO हैं, और आपके वहाँ दंगा हो जाता है, या कोई बलवा होता है, या कोई सांप्रदायिक घटना हो जाती है, तो उसमें पूछा जाएगा कि आप अगर उस पोस्ट पे हैं तो आप कैसे उसको, उस मुद्दे को समाधान करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के प्रभाव में आए, एक निष्पक्ष तरीके से आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में प्रश्न होता है। तो एक तरह से पेपर 4 ये नैतिक शिक्षा, आपके मूल्यों, आपके आदर्शों, आप बिना किसी के प्रभाव में आए, आप बिना किसी भेदभाव रहित, निष्पक्षता से, भ्रष्टाचार रहित कैसे शासन देते हैं, इन सब के बारे में संबंधित प्रश्न होता है। उसके अलावा आता है फिर वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या जो है अभी 26 है। इसमें सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं दो वैकल्पिक प्रश्नों से ही ला सकते हैं। 500 नंबर का पेपर होता है, 250 अंकों का, पेपर 1 और पेपर 2। जो भी आप वैकल्पिक प्रश्न लेंगे उसमें 2 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, और उसमें अच्छा स्कोर करने की संभावना रहती है, और सिलेक्शन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि चारों पेपर में आप उतना स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत विस्तृत है और अलग अलग विषयों का सम्मिश्रण है। लेकिन जो पेपर वैकल्पिक प्रश्न होता है, उसमें आप अपनी अभिरुचि के हिसाब से, जिसमें आपको ज्यादा जानकारी हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता हो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर सकते हैं, वो विषय आप ले सकते हैं। इसमें मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या 26 है, जिसमें है कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा, एंथ्रोपोलॉजी, नव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र और लेखा विधि, विधि कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल विज्ञान, भूविज्ञान, इतिहास, प्राण विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, PSIR, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र और सांख्यिकी। और 26 में निम्नलिखित में किसी एक भाषा का साहित्य, किसी एक भाषा के साहित्य में असमिया, बंगाली, हिंदी, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, गुजराती, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी, ये कुछ भाषा साहित्य हैं जिसमें आप जो है वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आप इसको ले सकते हैं। और इसमें पेपर देने पे अपनी अभिरुचि का होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है,
और जिसमें लगता है कि हमको इसमें कंफर्ट जोन है, मैं इसमें अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये वैकल्पिक प्रश्न कोई एक चूज करना होगा। और इसके दो प्रश्न पत्र होंगे 250-250 अंकों के, और जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये पेपर 9 पेपर हुए। जैसे पहला पेपर निबंध का होगा, फिर उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4, ये 5 पेपर हो गए। उसके बाद 2 वैकल्पिक प्रश्न पत्र हो गए, और उसके बाद एक भाषा का पेपर मतलब हिंदी, और एक अंग्रेजी। या हिंदी नहीं ले रहे हैं आप, कोई अपनी लोकल मतलब जो आपकी मातृभाषा है, तमिल, तेलुगु, मराठी, जो 22 भाषाएं हैं जिनको 8वीं अनुसूची में रखा गया है संविधान में, उसमें से कोई एक भाषा। तो ये कुल मिला के 9 पेपर होंगे। और इस 9 पेपर देने के बाद जिसमें जो भाषा और अंग्रेजी का पेपर होगा वो क्वालिफाइंग है, इसमें आपको खाली पासिंग मार्क लाना है। और बाकी जो 7 पेपर होंगे उसमें आपको जो है उसके नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उस मेरिट लिस्ट में आने के बाद आप क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू में जाएंगे। ये तीसरा स्टेप है। मेन इंटरव्यू का मतलब है कि साक्षात्कार, व्यक्तित्व का परीक्षण। इसमें मेंस परीक्षा, प्रीलिम्स निकालना होगा, फिर मेंस निकालना होगा। मेंस के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसमें। इसमें आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपको मुद्दों को हल करने की क्या क्षमता है, आप बिना घबराए, बिना किसी दबाव में कैसे आप रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में आपका उठना बैठना, बोलना चालना, हर चीज़ उसमें 5-6 लोगों का पैनल होता है। और वो आपको उसका यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो दिल्ली में यूपीएससी भवन में होता है, और वहाँ सारे देश से जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं वहाँ, और वहाँ वो अपनी आप भाषा हिंदी या अंग्रेजी में जो भी जिसमें कंफर्ट हो बोलने के लिए उसमें आप बोल सकते हैं। उसी हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें कोई प्रश्न या कोई संबंधित नहीं है, उनके मूड के ऊपर है और आपकी रुचि के ऊपर है, आपके वहाँ पर आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं उसके ऊपर होगा, आपकी क्या रुचि है, आप उसके बारे में प्रश्न होगा। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हो सकता है, आपके राज्य से संबंधित होता है, आपके जिले से संबंधित, आपके खुद परिवार से संबंधित। तो एक तरह से ये आपका व्यक्तित्व टेस्ट है, और इसको पास करने के बाद फिर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर होता है। तो ये यूपीएससी के सिलेबस था, जिसमें सभी पूरा यूपीएससी सिलेबस यही है। इसी से संबंधित जो भी बताया गया है वही पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब हर चीज घोर के नहीं पीना है, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। और इसी कारण लोग ज्यादा पढ़ने या ज्यादा सब कुछ पढ़ने के चक्कर में उनका होता भी नहीं। 4-5-6 लाख लोग पेपर देते हैं, और उसमें से 800, 900, 1000, 1200 की संख्या में सीट होती है। एक सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, और सबसे क्रीमी लोग जो है, जो सबसे बौद्धिक लोग हैं, वही इस परीक्षा में सिलेक्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये यूपीएससी सिलेबस है। जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिनकी अभिरुचि है सिविल सर्विसेज में बैठने की, आईएएस आईपीएस बनने की, डीएमएसपी बनने की, उनके लिए ये है। इसको आप अगर सही से इसकी स्क्रूटनी मतलब इसको सही से पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए, तो आपको तैयारी में एक तरह से ये मार्गदर्शन पथ प्रदर्शक का काम करता है, और उस हिसाब से आप कौन से विषय को कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, उस हिसाब से अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।